दोस्तों आदाब नमस्कार सत श्री अकाल। आपका बहुत स्वागत है आपके अपने शो दानिश की ज़ुबानी में। आज की कहानी शुरू करूं उससे पहले जो 4 दिन पहले 12 जून 2025 को एक प्लेन क्रैश हुआ है अहमदाबाद में, उसकी कुछ अपडेट आपको दे देता हूं। उसके अंदर 265 लोगों की दर्दनाक मृत्यु हो गई थी। अब बचाव कार्य पूरा हो चुका है उसका, और जो लाशें इकट्ठी करी गई हैं उनका 250 बॉडी का डीएनए लिया गया है और उनके परिजनों का, जिसमें से 92 जो लाश हैं उनका मैच उनके परिजनों के साथ मैच हो गया है, और 47 शव उनके परिजनों को एम्बुलेंस में, उनके परिजनों को उनके जो घर है, उनका होम टाउन है, वहाँ बड़ी इज्जत के साथ उनके उन शवों को भेज दिया गया है। तो कुल मिलाकर जो समाचार है वो यही है, 265 की मृत्यु हुई है और 250 का डीएनए ले लिया गया है, और जिसके अंदर 92 का मैच हो गया है और 47 शव दे दिए गए हैं, और अभी भी जो डीएनए मैच का कार्य पूरा प्रगति पे है, और पूरे तरीके से जो भी शव हैं वो परिजनों को दिए जा रहे हैं। जैसे मैचिंग हो रही है इसी तरीके से उनके शव उनको दिए जा रहे हैं। और जो गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री हैं मिस्टर रूपानी, उनका जो डीएनए है वो मैच हो गया, उनका शव भी दे दिया गया है, और आज करीब 3 बजे राजकोट में उनका अंतिम संस्कार होगा, और चार्टेड प्लान से उनके शव को वहाँ पर भेज दिया गया है। तो ये था अपडेट अहमदाबाद के एक दर्दनाक हादसे का। लेकिन ये हादसा जो भी हुआ है वो सब हमारी आंखों के सामने है। प्लेन अहमदाबाद से उड़ता है और वहीं पर गिर जाता है, और उसका पूरा मलबा और सारी लाशें। लेकिन अगर आपको मैं जो आज कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ, फ़्लाइट एक उड़ती है अमेरिका से, और उसके बाद ना ही वो फ़्लाइट मिलती है, और ना ही जितने भी उसके अंदर यात्री थे ना ही उनके शव मिलते हैं, और ना ही कोई मलबा, ना ही कोई निशानी। एक तरीके से जो है फ़्लाइट को कोई ज़मीन निगल गई या आसमान खा गया। और अमेरिका जैसा शहर जिसके पास सारी सुविधाएं हैं और एक अपने आप में एक ताकत है, पूरी ताकत लगाता है उस प्लान को ढूंढने की। तो आज की कहानी है अमेरिका की 1996 1996। अमेरिका में शहर एक फ्लोरिडा मियामी एयरपोर्ट। उस एयरपोर्ट पर फ्लाइट नंबर DC-9592, पैसेंजर उस होते हैं उसके अंदर 104 और 5 क्रू मेंबर, और फ्लाइट की जो कैप्टन है कैंडी क्यूबिक, और को कैप्टन है इसकी रिचन हेजन, और जो एयरलाइन कंपनी है बेलूजेट। जिस तरीके से हमारे यहाँ बहुत सारी एयरलाइन कंपनी है, एयर इंडिया है, इंडिगो है, तो उसी तरीके से वहाँ पर बहुत सारी ऐसी कंपनी है। तो एक कंपनी वहाँ पर नहीं आती है 3 साल पहले ही, मतलब 1996 से 3 साल पहले वो कंपनी आती है और पूरी तरह वो छा जाती है एक तरीके से। उसके छाने का और उसके सक्सेस होने का सबसे बड़ा कारण था उसका सबसे कम किराया। जितनी भी फ्लाइटें वहाँ पर हैं अमेरिका के अंदर, सबसे कम किराया 1996 में बेलूजेट कंपनी का था। तो जाहिर सी बात है ज़्यादातर लोग सस्ते में जाना ज़्यादा पसंद करते हैं, और इस चीज़ का उसको फ़ायदा मिलता है और उसका बिजनेस बहुत बढ़ता चला जाता है। और जाहिर सी बात है, एक जब कोई भी चीज़ अगर सस्ते में कोई दे रहा है तो उसमें कुछ ना कुछ चूक होंगी। जैसे कि कई बार इसके अंदर ऐसी चूक पकड़ी गई। एक बार इसका जो पब्लिक अलाउंस सिस्टम है वो काम नहीं कर रहा था, जो अलाउंस से बताते हैं, और क्योंकि प्लान काफ़ी लंबा होता है, अगर एक आदमी यहाँ पर खड़ा हो गया सबको समझाएगा कि कितने द्वार हैं किस तरीके से, तो लास्ट वाले आदमी तक आवाज़ जाएगी नहीं। तो उसके लिए अलाउंस सिस्टम लगा हुआ होता है, तो वो ख़राब निकलता है। उसके बाद फिर वो मैनुअली आदमी जा जाकर बताता है, जो वहाँ की एयर होस्टेज होती हैं, और एक बार उसका ऑटो पायलट ख़राब होता है। तो इस तरीके से 2-3 बार उसमें पहले कुछ गड़बड़ी पाई गई थी, लेकिन फिर भी लोग सस्ते के चक्कर में उसमें यात्रा करना पसंद करते थे। तो जो मैं कहानी सुना रहा हूँ आपको, ये फ़्लाइट उड़ती है 1996 में करीब 2 बजे, और फ्लाइट उड़ने के बाद 10 मिनट में ही, जैसे ही फ्लाइट आसमान में जाती है और अपना संतुलन बनाती है, ऑटो पायलट पहुँचते हैं, करीब 10 मिनट में ही उसके अंदर एक छोटे से ब्लास्ट की कोई साउंड आता है, आवाज़ आती है, और वहाँ पर वो देखते हैं जो उसके पायलट थे और जो उसके क्रू मेंबर थे, तो जहाँ पर लगेज रखा जाता है नीचे, वहाँ से कोई आवाज़ आई थी। तो जैसे ही वो उसको खोलकर देखते हैं तो नीचे से धुआं आना शुरू हो जाता है, और धुआं जैसे ही फ्लाइट के अंदर आना शुरू होता है
क्योंकि उसके अंदर 2 हिस्से होते हैं, लगेज वाला नीचे होता है और जो सवारी वाला हिस्सा उसका ऊपर होता है। तो लोगों में एकदम चीख पुकार मच जाती है और लोग ऑक्सीजन की मांग करने लगते हैं, और ऑक्सीजन भी, जो उसका ऑक्सीजन सिस्टम था वो काम नहीं करता। तो लोगों का वहाँ पर दम घुटने लगता है, लोग खांसने लगते हैं। और वहाँ पर पायलट जब सिस्टम में देखता है तो उसको पता चलता है कि प्लेन में नीचे की तरफ आग लगी हुई है। अब ये देखकर जाहिर सी बात है, कोई भी आदमी परेशान हो जाएगा। और प्लेन ऊपर उड़ रहा है, उसमें आग लगी हुई है, उसका ऑक्सीजन काम नहीं कर रहा है। तो फ़ौरन वापस संपर्क करा जाता है जो मियामी एयरपोर्ट था, कि हमारे जो प्लेन है उसमें के अंदर अपनी प्रॉब्लम बताई जाती है कि धमाका हुआ है, उसके बाद इसके अंदर धुआं आया है और इसका ऑक्सीजन सिस्टम ख़राब हो गया है और हमें इमरजेंसी लैंडिंग वापस करनी है। अब क्योंकि इमरजेंसी थी तो जाहिर सी बात है उसको इजाज़त दे दी जाती है, क्योंकि अपनी मर्ज़ी से फ़्लाइट को उतार नहीं सकते, क्योंकि ऊपर भी एक एयर ट्रैफिक सिस्टम होता है। नीचे तो हम देखते हैं हम सड़कों पे चल रहे हैं, लेकिन ऊपर भी हमें लगता है पूरा आसमान है, जहाज़ कहीं पर भी उड़ सकता है, लेकिन ऐसा है नहीं। वहाँ पर भी एक जो एयरपोर्ट पर जो एयर की ट्रैफिक होती है, ट्रैफिक पुलिस होती है, वो सारी चीज़ें देखती है। वो एक दायरा होता है, उसी के अंदर उसको उड़ना पड़ता है, जबकि वो दायरा कई किलोमीटर के अंदर का होता है। और उसके अंदर सारी चीज़ें नीचे से ही गाइड करी जाती हैं कि उसको कितने ऊपर तक उड़ना है, क्योंकि इतने ऊपर तक वो सिर्फ उतने ही फुट ऊपर उड़ सकता है जितनी उसको इजाज़त दी गई है। क्योंकि नीचे से जो भी अधिकारी हैं वो सब देखते रहते हैं कहाँ पर बादल हैं, कहाँ मौसम ख़राब है, कितनी हवा चल रही है, कितना टेम्परेचर है। उसी हिसाब से उसको इजाज़त दी जाती है और वो नीचे गाइड नीचे वाले करते रहते हैं और फ्लाइट ऊपर उड़ती रहती है। तो यहाँ पर वो क्योंकि इमरजेंसी थी, इजाज़त मिल जाती है और वो प्लेन वापस मुड़ता है जहाँ से उड़ा था वहीं के लिए। और जैसे ही वो मुड़ता है उसके अंदर दूसरी चीज़ें आग ज़्यादा लग जाती है और ब्लास्ट और उसके अंदर होने लगते हैं, और 30-40 मिनट में ही उससे एयरपोर्ट की जो अधिकारी हैं उनसे उसका सिस्टम टूट जाता है। अब सिस्टम टूटने का मतलब ये है कि एक तरीके से मामला बहुत ज़्यादा ख़राब है। अब सिस्टम टूट जाता है, इधर जैसे ही वो प्लेन उड़ रहा है और उसके अंदर आग लगी हुई है, तो दूसरा प्लेन उसके साइड से जाता हुआ होता है थोड़ी दूरी से। तो वो देख रहा है कि जो मेरी साइड में प्लेन जा रहा है उसके अंदर आग लगी हुई है और पूरा उसका बैलेंस ख़राब है, और वो नीचे की तरफ नाक की तरफ से जो उसकी नोज़ साइड है उससे बिल्कुल सीधा नीचे की तरफ गिर रहा है। मतलब एक तरीके से वो एक गवाह था उसको देखने वाला, जिसने उसको आखिरी बार देखा। और वो प्लेन नीचे गिरता है, उसका संपर्क टूट जाता है। उसके बाद एयरपोर्ट पर, क्योंकि उनको ये पता था कि फ़्लाइट आ रही है, वहाँ पर एकदम रनवे खाली कराया जाता है, और जितने भी जो जब इस तरीके का कोई भी प्लान उतरता है तो उसके बाद जो आग बुझाने वाली गाड़ी हैं और जो डॉक्टर टीम है, एम्बुलेंस है, पहले से पहले एकदम तैयार कर दी जाती हैं। और जो आग बुझाने की वैन है वो भी इस तरीके से तैयार होती है कि प्लेन को रुकने जिस तरीके से वो रनवे पर दौड़ता होगा उसके पीछे पीछे वो आग बुझाने वाली गाड़ियाँ दौड़ेंगी, और वहीं से पानी की बौछार उसके चारों तरफ से डाली जाएगी, जो कम से कम नुकसान हो और जितना ज़्यादा है उससे जान बचाई जा सके लोगों की। लेकिन यहाँ तो वो इंतजार ही करते रहते हैं, वो प्लान आता नहीं है। जब काफ़ी देर वो इंतजार करते हैं और प्लान वापस नहीं आता और संपर्क भी टूट जाता है, तो वो समझते हैं कुछ ना कुछ अनहोनी हो गई है, और वो फ़ौरन इसी कार्रवाई शुरू करते हैं कि प्लान गया कहाँ। जब काफ़ी देर तक प्लान वापस नहीं आता, नहीं उससे कोई संपर्क हो पाता है, तो ये समझा जाता है कि प्लान कहीं न कहीं क्रैश हो गया है। और उसके बाद फिर वहाँ हेलीकॉप्टर से और दूसरे चार्टर्ड प्लेन से उसकी तलाश शुरू होती है। आस-पास के जंगल में, क्योंकि 10 ही मिनट उसको उड़े हुए हुआ था, तो जितनी दूरी 10 मिनट में एक जहाज़ तय कर सकता है, उसके हिसाब से उसकी सर्चिंग अभियान शुरू होता है। लेकिन इसमें हैरानी की बात ये होती है, ना ही तो कहीं नीचे गिरा हुआ कोई मलबा दिखाई दे रहा है, क्योंकि जहाज़ को बहुत बड़ा होता है और कुछ ना कुछ उसका मलबा है, सवारियाँ हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो दिखाई देंगी ही देंगी। लेकिन उनको काफ़ी टाइम, अगर मैं कहूँ काफ़ी दिन, कई हफ़्ते उनको इस चीज़ में लग जाते हैं कि जहाज़ गिरा कहाँ था। अब क्योंकि दूसरे जहाज़ वालों ने उसको देखा था, तो वो बताते हैं कि हमने उसको यहाँ पर गिरता हुआ देखा है। लेकिन वहाँ पर चेक करा जा रहा है, हवाई जहाज़ से देखा जा रहा है, तो ना ही तो कोई मलबा दिख रहा है और ना ही कोई लाशें नज़र आ रही हैं। अब इतना बड़ा जहाज़ एकदम से कहाँ चला गया? एक तरीके से मतलब ऐसा हो जाता है जैसे ज़मीन खा गई या आसमान निकल गया, पूरा का पूरा प्लान सवारी सहित गायब। अब इसके अंदर एक जो अच्छी चीज़ थी वो ये थी कि दूसरे प्लेन ने उसको देखा था गिरते हुए। तो अब इस बात का अमेरिका को और वहाँ की जो एफबीआई पुलिस को इस बात का क्लियर था कि
जो भी प्लान है वो है इसी इलाके के अंदर। तो वहाँ पे एक फ्लोरिडा का जहरीला जंगल है, क्योंकि वहाँ बरसात काफ़ी होती है। तो बरसात होने के बाद वहाँ पानी भर जाता है, और उसके बाद जैसे गर्मी आती है तो धीरे धीरे वो पानी सूखना शुरू होता है, और वो पूरी तरह से सूखता नहीं है। तो जो हमारी भाषा में बोलते हैं दलदल, वो वहाँ पर एक बहुत बड़ा, कई किलोमीटर या कई सौ किलोमीटर का ऐसा इलाका है जो वहाँ पर दलदल है। और जैसे ही वो प्लेन ऊपर से नोज की तरफ से नीचे गिरता है तो वो सीधा उस दलदल के अंदर गिरता है। अब क्योंकि प्लेन भी बहुत भारी होता है, पूरी फोर्स के साथ ऊपर से आ रहा था, तो उस दलदल में गिरता है और पूरा का पूरा प्लेन उस दलदल के अंदर समा जाता है। लेकिन ये जो फ्लोरिडा का जंगल है, इसके अंदर बहुत सारे मगरमच्छ और बहुत जहरीले जानवर और एनाकोंडा जैसे सांप, वो इसके अंदर है। अब जाहिर सी बात है, जैसे ही ये खबर मिलेगी कि कोई प्लेन क्रैश हुआ है, तो जो बचाव दल है उसको उस चीज़ की पूरी प्रैक्टिस होती है किस तरीके से हमें बचाव करना है। वो वहाँ पर जा रहे हैं और वहाँ देख रहे हैं कि कोई जहाज़ भी उनको दिख ही नहीं रहा है, तो वो फिर यही समझते हैं कि इस दलदल के अंदर ही वो जहाज़ गिरा है। अब ये पता होते साथ ही कि इसी दलदल के अंदर पूरा प्लान है, और उसके बाद भी बचाव कार्य वाले कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि उनको पता था इसके अंदर बहुत बड़े बड़े मगरमच्छ और बहुत बड़े बड़े सांप और बहुत ऐसे जानवर हैं कि अगर हम भी इसके अंदर गए तो वो हमें भी खा जाएंगे। उसके बाद वहाँ ये बड़ी परेशानी होती है, और हेलीकॉप्टर से सिर्फ ये देखा जाता है कि कुछ ऐसा मिले कि यहाँ पर वो गिरा है। बचाने की तो वहाँ से किसी के बचने की तो कोई ऐसी उम्मीद थी नहीं। अगर कोई बचा भी होगा उस प्लेन से, किसी तरीके से दलदल से बाहर आ भी गया होगा, तो जाहिर सी बात है उसको मगरमच्छ जो घड़ियाल है उन्होंने नहीं छोड़ा होगा, वो उसको खा गए होंगे। अगर वो उनसे ही बचा होगा तो वो किसी जहरीले सांप से। कुल मिलाकर उस जो भी सुरक्षा दल था बहुत परेशान, और वो उसको पता भी है कि यहीं पे है, और वो उसको देख भी नहीं पा रहा। जबकि बहुत सारे ऐसे प्लेन क्रैश हैं जिसके अंदर ये लोग अपनी जान पर खेल कर, कितना ही वो जल रहा है, कहीं पे भी है, किसी भी जंगल में है, तो बचाव अभियान बहुत तेज़ी से ऐसा होता है, क्योंकि उनको प्रैक्टिस इतनी खतरनाक उनकी होती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जान बचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बिल्कुल उल्टा ये हो रहा था कि अगर हम जाएंगे, मतलब उसके अंदर जाना ही एक बेवकूफ़ी है। जो दलदल पूरे प्लान को खा सकता है, गायब कर सकता है, तो उसके लिए एक आदमी को या उसके अंदर से उसको निकालना एक इम्पॉसिबल सी बात होती है। लेकिन एफबीआई है, कुछ ना कुछ सबूत तो चाहिए ही। तो वहाँ बड़ी सतर्कता के साथ वो सर्च अभियान चलाते हैं। तो वहाँ पर कुछ उनको बच्चों की किताबें मिलती हैं, कुछ बच्चों के बैग मिलते हैं, कुछ इंसानी खोपड़ी मिलती हैं कई महीने बाद, कुछ जबड़े मिलते हैं, जिससे ये क्लियर करा जाता है कि जितनी भी सवारी थी 104 और जो क्रू मेंबर थे 5, सबको ये खतरनाक जहरीले जानवर और मगरमच्छ खा गए। उसके बाद फिर एयरपोर्ट पर उस देश में पूरा हंगामा मचता है कि ऐसा क्यों हुआ, किसकी ये लापरवाही थी कि किसी के परिजनों का कोई शव तक नहीं मिला, कोई ऐसा अंतिम संस्कार नहीं हुआ उनका। तो इस चीज़ का बहुत वहाँ हंगामा होता है। तो उसमें जो 3 कंपनियाँ होती हैं, वहाँ की अदालत 3 कंपनियों को इसका दोषी ठहराती है। तो पहली थी ये वैलीजेट कंपनी, जिसका ये जहाज़ था। उसके अंदर ये सबसे बड़ी कमी ये पाई जाती है, जो ऑक्सीजन का जो जनरेटर होता है, जो ऑक्सीजन बनाता है, जो उसकी सही जगह रखने की थी वो वहाँ पर ना रखकर, तो नीचे जहाँ पर कार्गो लगेज होता है वहाँ पर वो जनरेटर रखा हुआ था। और जैसे ही वो फ्लाइट ऊपर उड़ती है तो जनरेटर में कुछ ब्लास्ट होता है, तो जो उसके पास कुछ किताबें थीं और जो रद्दी थी या जो बच्चों के बस्ते वगैरह थे, वहाँ पर वो उसमें आग लग जाती है। अब क्योंकि सवारी उसके ऊपर होती हैं, अब उसके अंदर इतना धुआं होता है, वो धुआं भी ऊपर आना शुरू हो जाता है सवारी वाले केबन में। तो एक तो उसके अंदर ये चीज़, उसकी कमी पाई जाती है उस कंपनी की। और जैसे ही उसमें आग लगती है तो फिर उसकी वायरिंग में आग लगती है, जिससे ये नीचे टीसी से उसका संपर्क टूट जाता है। तो सबसे पहले दोषी थी वो कंपनी। दूसरा जो उसके अंदर दोषी ठहराया गया वो था सेबर टेक कंपनी, जिसकी जिम्मेदारी होती है मेंटेनेंस की, कि वो सारी फ़्लाइटों को मेंटेनेंस करेगी और वो उसी के सिग्नेचर होंगे। वो जब वो उसके ओके करेगी तो ही प्लान जो है वहाँ से फ्लाई हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता। तो उसकी ज़िम्मेदारी ये थी कि वो जब 2 बार उसका पहले ऑटो पायलट ख़राब हो चुका था और ये पब्लिक अलार्म सिस्टम ख़राब हो गया था, तो उसी टाइम उसका लाइसेंस रद्द होना चाहिए था। तो इसको उसमें गुनहगार माना जाता है। और तीसरा, जैसे हमारे यहाँ नागरिक उड्डयन मंत्रालय होता है, ऐसे ही वहाँ पर एक फेडरल
एविएशन कंपनी है, इसका जिम्मेदार वो सरकारी कंपनी होती है, उसको उसको माना जाता है कि जैसे अब हमारे यहाँ भी कोई बस है या ट्रक है या कोई भी कॉमर्शियल कार है, कोई भी वाहन है, तो उसको हर साल में अपनी फ़िटनेस चेक करानी होती है, उसके परमिट बनते हैं और उसकी पूरी फ़िटनेस चेक होती है, लाइटें वगैरह, टायर, सारी चीज़, इंजन वगैरह, तब उसको जो हम आरटीओ सिस्टम है वो उसको पास करता है, तब वो 1 साल तक के लिए चलती है और अगले साल फिर से उसको यही जितनी भी कॉमर्शियल चीज़ें हैं, सबके साथ यही होता है। उनके इंश्योरेंस भी महँगे होते हैं, सारी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर ये जो फेडरल एविएशन कंपनी थी, इसने उसको कैसे रिन्यू कर दिया? जिसका ऑटो पायलट ख़राब हो चुका हो पहले और जिसका ये एयर सिस्टम ख़राब हो गया हो या ऑक्सीजन की ऐसी कुछ प्रॉब्लम आई हो, तो उसने इसको कैसे उसका लाइसेंस, उसको ज़ाहिर-सी बात है उसको रिन्यू नहीं करना था, लेकिन उसने रिन्यू करा। उसकी फ़िटनेस से सही चेक नहीं करी। तो ये बहुत सारी चीज़ें अदालत इस चीज़ उसको दोषी ठहराती हैं। और उसके बाद अब यहाँ पर अदालत 1997 में करीब 1 साल ये केस चलता है। 1996 में ये क्रैश हुआ था। 1997 में इसका इन तीनों को गुनहगार माना जाता है और सबसे पहले 100 करोड़ का जुर्माना इस प्लान की जो कंपनी है, इसके ऊपर लगाया जाता है और जितने भी प्लान हैं, आगे से वो यूज़ में नहीं आएँगे। मतलब उस कंपनी का एक तरीके से लाइसेंस रिन्यू वो रद्द कर दिया जाता है। जितने भी प्लान हैं उसके सब खड़े हो जाते हैं और उसको एक तरीके से बंद कर दिया जाता है और 100 करोड़ रुपए का उस पे जुर्माना लगाया जाता है। अब अदालत ने उसमें एक मैकेनिक था, जिसको ये सारी चीज़ें चेक करनी थी, उसको सबसे बड़ा गुनहगार माना। लेकिन बताया जाता है कि वो मैकेनिक वहाँ से गायब हो गए और आप ये लगा लो कि 1996 से आज हम 2025 में बैठे हैं, तो मेरे ख्याल से करीब 29 साल हो गए और 29 साल से आज तक एफबीआई इसको ढूँढ रही है, जो बहुत होशियार और बहुत इंटेलिजेंट मानी जाती है। आज तक उसको वो नहीं मिला है। तो जैसे कि हर देश में होता है, कुछ दिन बाद लोग भूल जाते हैं, तो कुछ दिन बाद लोग भूल गए, उसके बाद फिर से इसको चलाया गया और चलाने के बाद लेकिन इसकी बदनामी इतनी हो चुकी थी मीडिया के और अखबारों के द्वारा, जिसका प्लान सारे के सारे सवारियों को खा गया, तो ये चल नहीं पाती और जब चल नहीं पाती तो फिर ये इसका ज़ाहिर-सी बात है इसके खर्चे नहीं निकलते और ये फिर से कंपनी बंद हो जाती है। फिर इसको एक दूसरी एयर कंपनी खरीदती है और वो अपने साथ इसको मिलाकर चलाती है। तो 100 करोड़ का जुर्माना जो अदालत ने इस पर लगाया, उसमें ये आदेश दिया गया कि जितनी भी सवारियाँ उसके अंदर थीं, सबको ये पैसे, उनके परिवार वालों को ये पैसे बाँटे जाएँ। तो ये थी आज की कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी और इसमें आपकी क्या राय है और क्या मशवरा है, कमेंट में ज़रूर बताएँ। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अब आपसे मुलाकात होगी कल शाम 7 बजे किसी दूसरी कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का बहुत ध्यान रखें। बहुत-बहुत धन्यवाद।